हेलो फ्रेंड्स, मैं असल गौरव। यू आर वाचिंग वे टू लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 10th 12th और ग्रेजुएशन। जैसा कि आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ जो पोस्टेस होंगे उनके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं पता होती है, और मैंने इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस किया, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप 10th में हो या 12th पास आउट हो चुके हो या ग्रेजुएट हो चुके हो, तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, तो उनका बेनिफिट कैसे उठा पाएंगे हम, उनकी तैयारी कैसे करेंगे, उनको अपना टारगेट बनाएंगे कैसे, जब हमें पता ही नहीं कि एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है क्या, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी कि हमारे पास अगर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। क्योंकि ऐसा कई बार आपने देखा हो कि अगर बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं जो 10th 12th बेसिस पे होती हैं, और वो 17 से लेकर 20 साल तक के बीच की होती हैं, और हम लोग जब तक ग्रेजुएट हो पाते हैं 21-22 साल की एज तक, जब तक हमें उस जॉब के बारे में पता चलता है, तब तक वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हम ओवर एज हो चुके होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें हमें अभी पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आप पछताओगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, सारी पोस्टेस के बारे में आपको बताया जाएगा। 10th 12th और ग्रेजुएशन के बाद आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए वे टू लर्निंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा जो उत्साह है, मोटिवेशन है, वो निरंतर बना रहे। आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इन तीनों को 3 फैक्टरों में लेंगे। एक 10th गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 10th, दूसरा गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12th, और तीसरा पॉइंट लेंगे गवर्नमेंट जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन। यानी इन तीनों के बाद एक एक को लेके कि इनके बाद कौन कौन से ऑप्शंस हमारे लिए खुल जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहूँगा कि जैसा कि हमें पता है कि आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब जो है वो सबसे सिक्योर जॉब है। जैसे कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, हमें पता है कि भले कोई कितनी भी बुरी से बुरी स्थिति देश में आ जाए, परिस्थितियाँ कितनी भी ख़राब हो जाए, लेकिन एक जॉब सिक्योरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट जॉब ही होती है, जिसमें आपको एक सुरक्षा मिलती है, किसी प्रकार का डर नहीं है। काम बंद भी हो जाए, लेकिन 1 तारीख को आपके खाते में, आपके अकाउंट में आपकी सैलरी भेज दी जाती है, ठीक है। तो ये जो एक चीज़ होती है ना, जॉब सिक्योरिटी, इसी के लिए स्टूडेंट्स का क्रेज़ ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो हम और आप सभी डेफिनेटली सी बात है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और आप भी सिलेक्शन इसमें लेना चाहते हैं। और सिलेक्शन को लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ है क्या, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं 10th पास के बाद, एंड 10th पास के बाद कौन कौन से बैठते हैं, तो पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर सबसे पहले SSC MTS। जैसा कि आपको पता भी होगा कि SSC MTS के इस साल जो नोटिफिकेशन थे वो भी अब मतलब निकल चुके हैं इस साल 2021 के। तो पहले बता देना चाहूँगा कि SSC MTS होता क्या है। SSC MTS का मतलब होता है, SSC के बारे में तो आपको पता ही होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये राज्य मतलब ये क्या करता है, ये बेसिकली C और D ग्रुप की जितनी भी जॉब्स होती हैं, ठीक है, उनको कंडक्ट करवाता है। गवर्नमेंट जॉब्स को उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर करता है, ओवरऑल उनकी भर्तियां कह सकते हैं, आम भाषा में भर्तियों को कंडक्ट करवाता है। तो वो SSC है, ठीक है। C और D ग्रुप की जॉब्स होती हैं। तो 10th पास पे ये SSC MTS की एक पोस्ट निकालता है। MTS की फुल फॉर्म होती है मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है। अब इनका मेनली काम क्या होता है, क्लैरिकल जॉब होती है, और इसके लिए एजुकेशनल जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो 10th पास, यानी अगर आप 10वीं पास हो तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और बहुत ही रेपुटेटेड, अगर 10th पास के भी आप पे देखें तो बहुत ही बढ़िया जॉब मानी जाती है। जैसे आपको स्टार्टिंग में 25 से स्टार्टिंग आपकी करें तो 25 से 28 हज़ार रुपये पर मंथ आपकी सैलरी से स्टार्ट होती है। 25 to 28,000 पर मंथ स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पैकेज मिलता है इसमें, और सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बेनिफिट मिलते हैं इसमें। और एक नॉर्मल सा वर्क होता है आपका ऑफिस मल्टीटास्क स्टाफ, यानी इसमें नॉर्मल सा आपके क्लैरिकल टाइप की वर्क होता है, क्लैरिकल से भी छोटा, ठीक है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। फाइलें इधर की उधर देते रहो, या फिर मैनेजर्स जो होते हैं वो आपसे कुछ भी मांगे तो उनको देते रहो, ठीक है। यही बेसिकली काम होता है। बैंक में अगर आप जाओगे तो देखा होगा कि जो काउंटर पे अलग से बैठे रहते हैं, जहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं, वो लोग होते हैं, वो MTS के ही स्टाफ का होता है। जो अगर जैसे फॉर्म कोई ख़त्म हो जाए, कोई कस्टमर कुछ पूछ रहा है कि ये कहाँ
कुछ भी काम है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्वेरी आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन करना, कोई स्टाफ वाला कुछ मांग रहा है उसको देते रहो, फाइलें इधर उधर करना, ये बेसिकली काम होता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन इसके लिए एक एलिजिबिलिटी और है कि आप 10th पास होने के साथ साथ 18 साल के भी होने चाहिए, मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, ठीक है। तो 10th पास और 18 साल अगर आप हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके 2021 के फॉर्म निकल भी चुके हैं और इसके एग्ज़ाम 2 से 3 महीने के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है कि 2-3-2.5 महीने में इसके एग्ज़ाम इस साल के हो भी जाएँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आता है पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होती हैं, पहले मैं बता देता हूँ। पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं देश की आंतरिक जो सुरक्षा करने के लिए मिलिट्री है। देखो मिलिट्री 2 तरह की होती है हमारी, जो आर्म्स है। एक होती है जो हमारी बाहरी सुरक्षा करती है और एक मिलिट्री जो आंतरिक सुरक्षा करती है। बाहरी सुरक्षा कौन करता है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन नेवी, ठीक है। जैसे हिंदी में जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना कहते हैं, वो हमारे देश की आंतरिक यानी बाहरी सुरक्षा यानी जो बॉर्डर सिक्योरिटी उस पर रहती है तैनात। और पैरामिलिट्री होती हैं ये हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको देखती है। आंतरिक सुरक्षा मतलब हमारे देश में जो नक्सलवाद बढ़ रहा है, ठीक है, नक्सलवादों को कंट्रोल करना, कट्टरपंथ को, उग्रवादों को, ठीक है, इन चीज़ों पर कंट्रोल पाने के लिए। और भी इसमें सर्विसेज के अकॉर्डिंग अलग अलग पर्पज से इनको इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, ठीक है। तो अब इसमें SSC GD से नॉर्मल भाषा में बोला जाता है। इसके लिए भी आप 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके इस साल के फॉर्म जो है वो बहुत जल्द आने वाले भी हैं। उसका नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग में है और कोविड की वजह से इसका जो डेट है वो बढ़ गई थी, नहीं तो इसके जो फॉर्म थे वो पहले 25 मार्च को रिलीज़ होने वाले थे। उसके बाद इसकी डेट बढ़ी मई के 1st-2nd वीक में, फिर और उसकी डेट अभी बढ़ते बढ़ते अभी भी पेंडिंग और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी सुनने में आ रहा है, आने वाला है। तो अगर आप 10th पास हो तो इसको भरना ना भूलें। और इसमें मेनली ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगा। अगर आप चाहते हो किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब पर डिटेल में वीडियो कि वो क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरीके से होता है। और जो भी और इसमें डीप रिसर्च पे अगर वीडियो चाहिए पर्टिकुलर उसी जॉब पर, उसी पोस्ट पर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इसी चीज़ पर लाओ वीडियो, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। मेनली इसमें 8 पोस्ट होती हैं, ठीक है। मेन जैसे CISF, CRPF, BSF, ITBP, ठीक है, असम राइफल्स, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इन सभी का अलग अलग पर्पस होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसकी एक अलग से SSC GD की डीप वीडियो बना दूंगा जिसमें इस पर पर्टिकुलर बेस्ड होगी, क्योंकि अगर ऐसे करूँगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, सबको उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक ही वीडियो में, ठीक है। तो इसमें काफ़ी एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें 8 पोस्ट होती हैं, क्या होती हैं, क्या उनका काम होता है, क्या उनकी सैलरी, पर्क्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कैसे फॉर्म भरना चाहिए, क्या प्रेफरेंस देना चाहिए, कौन सी बुक, टाइम टेबल और रूटीन फॉलो करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, देश की आंतरिक सुरक्षा करती हैं और इसकी सभी पोस्ट बहुत ही रेपुटेटेड मानी जाती हैं। और जो ये पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम है इनसे तो बहुत ही बढ़िया जॉब होती है, ठीक है। अगर आप में जज्बा है, ठीक है, तो सबसे जो टॉपेस्ट जो 2 इसमें पोस्ट होती हैं, जिसमें एक होता है NIA, ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये एक NIA और एक CISF, ठीक है, और एक और होती है SSF, ठीक है। तो ये 2-3 जो पोस्ट होती है ना, इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है इसमें, 85, 90, 95 तक। तो आपके अंदर अगर होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए इसको क्रैक करने का, तो आप इसमें टॉपेस्ट पोस्ट भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको 10th पास भी यहाँ पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। और इसके साथ साथ आपकी एज मिनिमम 18 साल इसमें भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 मैंने बता दिए। उसके अलावा इंडियन नेवी की बात करें और इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, इनमें भी C और D ग्रुप की जॉब्स जो होती हैं वो 10th पास भी यहाँ पे निकलती हैं। हालांकि उतनी रेपुटेटेड इसमें पोस्ट नहीं होती, नॉर्मल वर्किंग के जो स्टाफ होते हैं, जैसे क्लरिकल टाइप का कोई काम होता है या फिर स्वेपर का भी काम होता है या फिर उस टाइप के भी वर्क्स होते हैं, तो उसमें भी आप चाहे इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे MTS का स्टाफ होता है वैसे उसमें भी C और D ग्रुप की, स्वीपर की या फिर क्लर्क टाइप की और भी उसमें कुछ डिपार्टमेंटल पोस्ट निकलती है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, उनमें भी MR वगैरह ऐसे कुछ करके निकलती है, तो उसको भी आप अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आता है स्टेट पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आपका जज्बा है पुलिस वगैरह में जाने का, ठीक है, कांस्टेबल के
का एग्ज़ाम देने के लिए। तो बहुत से स्टेट में 10th पास भी आप पे पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम भी होते हैं। जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकला हुआ था, एचपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म निकले थे अभी 4-5-6 महीने पहले, तो उनमें 10th पास भी आप पे वो फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। तो उनमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है पुलिस कांस्टेबल एज अ कांस्टेबल, ठीक है। अब ये कहीं कहीं 12th पास बेस पे फॉर्म निकलते हैं, कहीं 10th पास पे, ठीक है। तो 10th पास पे भी अपॉर्चुनिटी होती है कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है जिसमें लाखों की भर्तियाँ आती हैं उसका नाम है रेलवे ग्रुप डी, ठीक है। रेलवे भी ग्रुप डी के अकॉर्डिंग 1-1 लाख पद तक इसमें निकलते हैं, ठीक है। और ग्रुप डी में आपको पता ही होगा क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं बहुत बड़ा एक मंच है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स होती हैं। लेकिन वही अगर 1 लाख वैकेंसी है तो फिर करोड़ों अप्लाई करने वाले भी होते हैं, तो कंपटीशन तो हर जगह ही है, ठीक है। आपको मतलब कंपटीशन तो हर जगह ही मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी आसानी से कोई भी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो वो तो चीज़ है। तो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में भी इसी तरह के कई सारे वर्किंग के काम होते हैं, मतलब टेक्निकल वर्क भी होते हैं, नॉन टेक्निकल भी होते हैं। तो ग्रुप डी में उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, रेलवे के वर्क्स जो होते हैं। उसके अलावा आईबीपीएस जो होता है, आईबीपीएस क्या होता है, ये एक संस्था है जैसे एसएससी, ठीक है। देखिए 3 देश की मेजर संस्था होती है, एक है एसएससी, एक है आईबीपीएस और एक है रेलवे। एसएससी जो होती है वो मतलब सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं खासकर उनको कंडक्ट करवाती है, ठीक है। दूसरा आता है रेलवे खासकर रेलवे की ही जो पोस्ट होती है उनको कंडक्ट कराता है। आईबीपीएस जो होता है वो बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और स्टेट के जो एग्ज़ाम है वो हर स्टेट अपना अपना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे यूपी का अपना UPSSC है, ठीक है। ऐसे बाकी राज्यों का भी अपने अपने राज्यों के एग्ज़ाम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये इस तरीके से डिवाइड होते हैं ये डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर उन्हीं पे जॉब निकलती है। तो आईबीपीएस जो है वो भी कुछ 10th पास भी आप पे कुछ फॉर्म्स निकालता है। जैसे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का आपने एग्ज़ाम सुना होगा, तो वो 10th पास बेस पे ही निकला था, 18 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी, और उसके अलावा एसबीआई में भी कुछ क्लरिकल टाइप की पोस्ट निकलती रहती है 10th पास भी आप पे। तो ऐसी बैंकिंग की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास होती है आफ्टर 10th। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टेट अपॉर्चुनिटी यानी स्टेट के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। अब देखिए स्टेट के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का मतलब क्या है कि जो राज्य होते हैं उनमें भी 10th पास के भी यहाँ पर बहुत सी C और D ग्रुप की वैकेंसीज निकलती हैं। जैसे कि यूपी में आपको पता होगा UPSSC PET का एग्ज़ाम निकला है। ये एक एंड मैंने इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई, आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके पर्टिकुलर उसको डिटेल में समझ सकते हैं कि वो क्या है। तो UPSSC PET एक कॉमन एग्ज़ाम, ठीक है, वहाँ उसको क्लियर करके आप C और D ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये भी एक राज्य का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो गया। इसके अलावा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10th पास भी आप पे निकलती हैं, क्लरिकल टाइप की जॉब्स होती हैं, ये भी एक स्टेट का पर्टिकुलर हो गया। उसके अलावा राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड या दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के भी फायरमैन, इनके भी फॉर्म्स निकलते रहते हैं। ये सारे राज्य के पर्टिकुलर फॉर्म्स मतलब जॉब्स होती हैं जो 10th पास भी आप पर, अगर आपकी एज 18 है और 10th पास हो, ठीक है, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक बिहार में निकला था एक बिहार फायरमैन, वो भी 10th पास था, 18 आपकी एज होनी चाहिए और 10th पास होनी चाहिए। तो ये अपने अपने राज्यों में डिपार्टमेंट के जो क्लरिकल या फायरमैन या फिर फॉरेस्ट गार्ड, इस तरीके के एग्ज़ाम भी आप 10th पास के भी आप पे भर सकते हो, ठीक है। लेकिन और राज्यों में बस इतना होता है कि आप वहाँ पर कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अपने राज्य में हो तो वहाँ पर आपका कोटा चल जाएगा, और राज्यों में आप जनरल में ही काउंट होते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ये मैंने मेन जो, अब देखिए 10th पास भी आप पे जो मेन जो पोस्ट थी उनको मैंने बता दिया, और ये हाईलाइटेड पोस्ट है। इनके अलावा भी और भी पोस्ट होती हैं, लेकिन जो रेपुटेटेड जो होती हैं, जो हर साल निकलते ही हैं जिनके फॉर्म, जो ज़्यादा खबरों में रहती हैं, हाईलाइटेड रहती हैं और रेपुटेटेड और अच्छी खासी सैलरी पाक सब कुछ होता है इनमें, वो मैंने जॉब्स आपको बताएं, ठीक है। तो आप इनमें से किसी एक को अपना टारगेट बना सकते हैं। अगर आपको जल्दी कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप अच्छे से तैयारी करके इनमें से किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मोटा मोटी मैंने क्या बताया यहाँ पर कि आप इसके अंतर्गत ज़्यादातर मोस्टली D ग्रुप की पोस्ट होती है, लेकिन कुछ C और D ग्रुप की पोस्ट 10th पास भी यहाँ पर होती हैं इसमें। और एज का फैक्टर जो रहता है वो 18 साल आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इनमें से किसी के फॉर्म निकल चुके हैं और ख़त्म भी हो गए, किन्हीं के निकलने वाले हैं। तो अगर आपका टारगेट है तो कुछ के फॉर्म आएंगे, तो उनके लिए आप तैयार रहो, और जिनके निकल चुके हैं उनको छोड़ो, ठीक है। अगर भरा भी होगा कुछ ने नहीं भी भरा होगा, ठीक है। तो
आपको पता तो चल गया ना, अब नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हो या फिर फॉर्म जब आए तो इनमें से किसी एक को अपना टारगेट बना सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 12th पास पर हम बात करेंगे, ठीक है, कि 12th पास अगर आप हो तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। तो 12th पास की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर तो आपको पता ही होगा कि अगर आप 12th पास हो तो जो जितनी भी मैंने अभी अपॉर्चुनिटी बताई 10th पास के भी पर उन सभी के लिए तो आप एलिजिबल ऑटोमेटिकली हो ही जाते हो, क्योंकि अगर आप 12th पास हो तो 10th पास वाली तो अप्लाई कर ही सकते हो, नॉर्मल सी बात है। दूसरा फैक्टर क्या आता है, आर्मी जो अपनी आती है मिलिट्री की फोर्सेस, ठीक है, फोर्स जिसे हम कहते हैं, जैसे आर्मी, इंडियन आर्मी, आर्मी में आप जाके एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, आप 17 साल से लेके 21 साल तक की एज का फैक्टर इसमें होता है, ठीक है। तो एनडीए के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप 12th पास हो तो एनडीए के थ्रू आप आर्मी में जा सकते हो, अच्छी खासी रेपुटेटेड पोस्टों पे, ठीक है। और ये ग्रुप बी की पोस्टेस पे भी आप इसमें डायरेक्ट इसके थ्रू सेलेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा इंडियन एयर फोर्स जो है, इंडियन एयर फोर्स का एग्ज़ाम हर साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आपके एज फैक्टर 17 से 21 होना चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हो आप, जो एयरफोर्स हो गए, आर्मी हो गए, नेवी हो गए, इनका जो एज फैक्टर रहता है वो 17 से 20, 21, 22 तक ही रहता है मैक्सिमम। तो अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद मतलब उनका इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनकी एज ओवर एज हो चुकी है, यानी उनकी एज निकल चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या बताया मैंने, इंडियन आर्मी जो आर्मी का एनडीए हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इन दोनों के एज फैक्टर 17 से 21 के बीच में ही रहते हैं। एयरफोर्स के लिए हर साल में 2 बार एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आता है, तो आप उसको भर सकते हैं। एक्स और वाई ग्रुप दोनों की पोस्ट होती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। 12th पास होनी चाहिए बस, और बस इंग्लिश आपके पास 12th में इंग्लिश होनी चाहिए एयरफोर्स के लिए, और आपकी परसेंटेज मिनिमम 50% होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एनडीए के लिए मैंने बता दिया, डायरेक्ट इसके थ्रू आप बी ग्रुप यानी अच्छी खासी पोस्ट पे जा सकते हो। उसके लिए थोड़ा साइंस पीसीएम वगैरह और मैथमेटिक्स भी चाहिए होता है, ठीक है शायद। उसके साथ साथ इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझ लो। इंडियन नेवी जो होती है वो है भारतीय नौसेना, यानी ये आर्म है अपनी। और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, अब देखो पहले क्या था, जब इंडियन कोस्ट गार्ड नहीं था तो इंडियन नेवी पे ज़्यादा काम हो जाता था। अब वो उसे युद्ध वगैरह भी करने होते थे, और भी मतलब जो समुद्र में और अन्य काम होते हैं, तो इंडियन नेवी की जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो वर्क था, बर्डन उस पर बढ़ता चला जा रहा था। तो फिर इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब एक और मतलब डिपार्टमेंट, एक संस्था बनाएगी, जिसमें जो इंडियन नेवी है उसका काम मेजर क्या होता था कि युद्ध करना, ठीक है, युद्ध के लिए बस रेडी रखना। बाकी और कोई अगर जैसे समुद्र सुरक्षा करना या सिक्योरिटी देखना, ठीक है, सुरक्षा के लिए अब हमेशा तो इंडियन नेवी घूमती नहीं फिरेगी, तो सुरक्षा के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह बनाएगी जो समुद्र की सुरक्षा करें और एक तरह से मतलब तैनात रहें समुद्र पे, ठीक है, उसकी। तो इस चीज़ के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाएगा। तो ये दोनों लगभग सिमिलर ही हैं, लेकिन इंडियन नेवी एक अलग चीज़ है और कोस्ट गार्ड अलग चीज़ है, ठीक है। तो दोनों में ही, इसमें भी अगर आप 12th पास हो तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जो मैंने बताया 10th से थोड़ी सी और उससे रेपुटेटेड, बस आपके पास मतलब इसके थ्रू आप अगर आपके पास साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है, साइंस एंड कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो आप इसके लिए मतलब क्लैरिकल जॉब्स होती हैं उसमें, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सॉरी, क्लैरिकल नहीं, टेक्निकल जो जॉब्स होती हैं, जैसे जो चलाने मतलब जो चलाता है ड्राइवर, उसे क्या कहते हैं, कैप्टन। कैप्टन जो होता है जो चलाता है मतलब जहाज, तो उसमें अगर आपके पास साइंस में पीसीएम वगैरह है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 12th पास होनी चाहिए, 18 आपकी एज होनी चाहिए। डायरेक्ट इन दोनों में ही आप कैप्टन के तौर पर नियुक्त हो सकते हो, ठीक है, बस आपके पास साइंस पीसीएम होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पोस्ट आती है अगली, ठीक है, ये तो हो गए जो मैंने बताई, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। ये तो मैंने ज़्यादातर बताई फोर्सेस जॉब्स जो होती हैं, ठीक है, आर्मी और एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड। अब बात करते हैं थोड़ी इनसे हटकर जो अलग डिपार्टमेंट, अलग तरह की जो जॉब्स होती हैं, जो सभी के लिए, साइंस का हो, मैथ्स का हो, आर्ट्स का, ये सभी के लिए इक्वल है, ठीक है। कहीं कहीं उनमें ऐसा था कि कोई कहीं साइंस वाला अप्लाई कर सकता है, कॉमर्स वाला, आर्ट्स वालों के लिए वहाँ अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम थी। तो यहाँ पर सबसे जो रेपुटेटेड नंबर 1 पे पोस्ट मैं इसी को मानता हूँ, 12th पास हो अगर आप, एसएससी CHSL का एग्ज़ाम। CHSL क्या होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। इसके थ्रू अगर आप 12th पास हो और आपकी एज 18 है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
और तो फ्रेंड्स अगली जो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है रेलवे के एग्ज़ाम। देखिए क्या होता है कि 12th पास बेस पे रेलवे के भी सी ग्रुप में कई पोस्ट्स पे, सी और डी ग्रुप में कई पोस्ट निकलते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे टीटी की जॉब हो गई और टिकट काउंटर की जॉब्स हो गई और भी बहुत सारी जॉब्स होती है 12th बेसिस पे, तो उनके लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगला है IBPS, ठीक है। IBPS जैसे कि 10th बेसिस पे था, लेकिन वो डी ग्रुप की मेजर जॉब्स उसमें होती है, ठीक है। इसमें सी ग्रुप की है। 12th पास बेसिस पे मेनली अगर हम देखें RBI में और SBI में PO वगैरह की होती हैं और क्लरिकल जॉब्स होती हैं, उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इनकी वैकेंसी ज़्यादा मतलब हाईलाइट नहीं होती, 2 साल 2.5 साल ऐसे आती है, ठीक है, एक लंबे गैप की बाद आती है, ठीक है, लेकिन आती ज़रूर है। उसके अलावा अगर हम बात करें पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम, जैसे कि आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम या और भी कई राज्यों में कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो होते हैं वो 12th पास बेसिस पे होता है, ठीक है, तो उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप 12th पास हो, ठीक है। तो एक तो ये अगला फैक्टर हो गया। इसके अलावा आ गया अन्य जो भी स्टेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, इट्स स्टेट के अदर एग्ज़ाम्स, ठीक है। अब स्टेट्स के अदर एग्ज़ाम का मतलब क्या है कि जैसे कोई और अन्य राज्य है, जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली है, ठीक है, तो यहाँ पे DSSB DSSC के 12th बेसिस पे कई पोस्ट निकलती हैं क्लरिकल टाइप की या और भी अदर जो डिपार्टमेंट की होती हैं DSSB में, ठीक है, उसमें पोस्ट निकलती हैं। और भी बहुत से अलग अलग राज्य जो होते हैं उनमें अपने अपने जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एक इंडिया पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो होता है, हर राज्य में अपने अपने पोस्ट ऑफिस होते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो 10th पास पे भी वैकेंसी निकलती है और 12th पास बेसिस पे निकलती है, तो अपने अपने राज्यों में पोस्ट ऑफिस के जो इंडिया पोस्ट होते हैं उसमें भी पोस्ट निकलती हैं 12th पास बेसिस पे। 10th पास बेसिस पे भी ये निकलती है, ये मैंने एक छोड़ दिया था 10th वाले में। इसमें भी मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और 10th या 12th पास हो तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए अन्य डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम जो उन्हीं राज्यों में, जैसे कि यूपी की बात करें तो वीडियो के जो एग्ज़ाम होते हैं यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम होते हैं और क्लरिकल जो जॉब्स मिनिस्ट्री में होती है मंत्रालयों में, ठीक है, भारत सरकार के अंडर, उनमें स्टेट्स के अंडर जो होती है, जैसे कि सी और डी ग्रुप में जो भी स्टेट के एग्ज़ाम आते हैं वो सभी इसमें। हालांकि उनके लिए अब धीरे धीरे, जैसे कि हमें पता है कि एक प्रीलिम्स जो जैसी जो चीज़ें होती हैं कॉमन एग्ज़ाम, वो धीरे धीरे राज्यों में लागू होने वाला है और सेंट्रल लेवल पे भी लागू हो जाए। जैसे कि यूपी में हमें पता है UPSSC PET जो आ गया है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, तो वो भी एक तरह का कॉमन टेस्ट है, वो भीड़ को हटाने के लिए। ये धीरे धीरे सभी राज्यों में पॉलिसी आ जाएगी और सेंट्रल लेवल पे भी रेलवे रेलवे हो गई, IBPS हो गई और SSC, इन तीनों के लिए भी सेंट्रल लेवल पे भी अगले साल से CET लागू हो जाएगा, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और राज्यों में भी PET जैसे जो चीज़ें हैं वो लागू हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इनके लिए हालांकि पहले आपको PET का जो PET होता है उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद इनके लिए आप एलिजिबल हो गए, ठीक है। हालांकि इनकी क्वालिफ़िकेशन 12th पास हो या 10th पास भी हो सकती है, 12th पास भी हो सकती है, लेकिन PET का 10th पास ही उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। तो ये मेन जो मेजर जो जनरली होती हैं वो 10th और 12th बेसिस पे मैंने आपको बता दी। और एक और मैं चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा, 12th के बाद आप टीचिंग में भी जा सकते हो। जैसे कि आपको पता है टीचिंग के लिए सबसे पहला जो सबसे प्राइमरी टीचर होता है PRT, तो 12th के बाद आप डायरेक्ट JBT करके 2 साल का कोर्स होता है, JBT करके उसके बाद कुछ कॉमन जो टेस्ट होते हैं गवर्नमेंट टेस्ट वो क्लियर करके आप PRT जो टीचर होता है प्राइमरी टीचर, ठीक है, उसके लिए आप भी एलिजिबल हो जाते हो। तो 12th पास करने के बाद आपको JBT करना होता है, उसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह पास करके आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो 12th के बिहाफ पे। उसके बाद अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर, ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या हमारा कि जो ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन से हायर एजुकेशन है आपकी, ठीक है, यानी BA MA PhD तक जो कर रखे हैं उनके लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो पहली बात तो हमने यहाँ पर मेजर बात कर ली, ठीक है, कॉमन क्या कि 10th पास पे मेन D ग्रुप की पोस्ट होती है, C ग्रुप की भी कुछ होती है, 12th पास पे मेजरली C ग्रुप की पोस्ट होती है, और अब बचा जो हमारा ग्रेजुएशन और इससे अबव, तो यहाँ पर A और B ग्रुप की पोस्ट होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जैसा कि हमें पता है 12th वाला फॉर्मेट वो यहाँ पे लागू होता है। अगर आप मतलब ग्रेजुएट हो या इससे हायर एजुकेशन है तो कुछ मतलब एग्ज़ाम्स को छोड़ दें, जैसे कि जो आर्म के एग्ज़ाम होते हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के,
तो इनमें तो आप कुछ एग्ज़ाम्स को मतलब इनको साइड कर दें, इनमें तो आप एलिजिबल होते हुए भी मतलब एलिजिबल नहीं होते क्योंकि आपकी एज ओवर एज हो चुके होते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो उनके लिए, चाहे वो 10th पास के बिहार पर वैकेंसी निकले या 12th पास के बिहार पर, उन सभी में आप अप्लाई कर सकते हो। बस एज फैक्टर एक ध्यान रखना होगा आपको कि एज आपकी जो ये आर्मी और एयरफोर्स और नेवी होती है इनमें 21 या 22 लास्ट एज होती है, ठीक है। तो वो अगर आपकी क्रॉस हो गई तो इन जो ये फोर्सेस होती हैं इनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी अन्य सभी 10th और 12th की जितनी भी पोस्ट है सभी के लिए आप एलिजिबल हो। उसके साथ साथ ए और बी ग्रुप की जो इसमें मेजर जो कहते हैं कि गोल्डन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले ए ग्रुप में अगर हम देखें तो यूपीएससी क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी एक जैसे हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, ये कह सकते हैं कि पूरे ही देश में ए ग्रेड की जितनी भी डिपार्टमेंटल जॉब्स होती हैं सबसे ज़बरदस्त जॉब, सबसे टॉपेस्ट जॉब जो हर डिपार्टमेंट की होती है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और ये इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपकी एज 21 साल होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और इसमें जो 25 पोस्ट होती हैं टोटल, जिनमें आपने नाम सुने भी होंगे, IAS, IPS, IRS, ठीक है, IFOS, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, बहुत सारे ऐसे करके 25 सर्विस होती हैं। इनके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। आप में जज्बा है, हालांकि इसको वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम और इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप में जज्बा है तो आप भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे BA किया हो, BCom किया हो या BSc किया हो, ठीक है। आप एलिजिबल हो इसके लिए। देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित नौकरियों में भी आपको जाने का मौका मिलता है। और हाँ, एक चीज़ मैंने बता दी कि अगर इनमें से किसी भी 10th बिहार पे या 12th बिहार पे या ग्रेजुएशन के बिहार पे किसी भी पर्टिकुलर जॉब पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि ये क्या है, कौन कौन सी पोस्ट, सैलरी, पर्क्स, ठीक है, कैसे स्टडी करना चाहिए, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, प्रीवियस ईयर पेपर, सारा जो फॉर्मेट उसी पर बेस्ड अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पर्टिकुलर उसी पर वीडियो आपको बनाकर दूंगा। सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी आम और सरल भाषा में, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो ये मैंने बता दिया IAS के जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उनके बारे में। इसके अलावा अब बात करते हैं बी ग्रुप की जो पोस्ट होती है। इसमें आता है हमारा SSC, ठीक है। SSC CGL का एग्ज़ाम होता है, CPO के एग्ज़ाम होते हैं, ये आपने सुने होंगे, CGL, CPO। इनमें क्या होता है, CGL में जैसे इनकम टैक्स की जो जॉब्स है, एक्सरसाइज इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सी पोस्ट इसमें भी होती हैं। लेकिन ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड जॉब्स मानी जाती है इंडिया में। और जितना क्रेज़ इंडिया में UPSC का होता है उतना ही CGL का होता है, ठीक है। तो और कंपटीशन सब में उतना ही होता है, ठीक है। बस थोड़ा इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या आ जाता है कि UPSC जो है वो GS पे बेस्ड होती है और CGL जो है मैथ्स, रीजनिंग पर बेस्ड, इंग्लिश पर बेस्ड, इन सब्जेक्टों पर ज़्यादा बेस्ड होती है, ठीक है। तो आप देखिए आप में कैसा पोटेंशियल है। अगर आप में जैसा पोटेंशियल अपने आप को पहचानो, आप इनमें भी जिनमें आपको बेटर लग सकता है आप उनमें उनको अपना टारगेट